गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। बच्चों, बिना कोई समय वेस्ट किए हम अपने टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 रसायन विज्ञान का 3rd चैप्टर है पहुंचते हैं। सबसे पहले बच्चों बता दें कि आपके 12th बोर्ड में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम जो हैं उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन आप लोग यदि समझ जाएं तो काफी इजी चैप्टर है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन इसके नाम में ही है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं फिजिक्स से भी रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है यानी कि धारा, और केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। परिचय के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वैद्युत रसायन क्या है, और इसी से इसका डिफिनीशन भी प्राप्त हो जाता है कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत वैद्युत और रासायनिक अभिक्रिया के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, लिखा हुआ है वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत वैद्युत और रासायनिक अभिक्रिया के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर विद्युत का, करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके लिए कई लॉ दिए गए हैं जैसे कि फैराडे लॉ, कोलराउस लॉ, नर्नस्ट इक्वेशन इत्यादि, जो कि ये बताता है कि करंट का प्रभाव किसी पदार्थ पर क्या पड़ता है जो कि कोई अभिक्रिया में भाग ले रहा हो तो। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the study of relationship between electricity and chemical reaction। बच्चों ध्यान दें, relationship between electricity and chemical reaction। अब यहां पे पॉइंट आता है which types of chemical reaction, कैसी रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको बता दें कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया का महत्वपूर्ण जो भाग है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से इस चैप्टर को बेस मजबूत करने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप जरूर इसको अच्छे से ध्यान रखिए, पूरे चैप्टर में इसका उपयोग आएगा, हर जगह इसका उपयोग आएगा, हर टॉपिक में इसका उपयोग आएगा, इसलिए जरूर ध्यान रखें। आप देख रहे हैं इसमें दो शब्द हैं, रेड और ऑक्स। रेड जो शब्द है वो इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन को, रिडक्शन, और ऑक्स जो शब्द है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। बच्चों, आप 10th में भी अपचयन और ऑक्सीकरण जानते हैं, लेकिन 10th में हाइड्रोजन आयन के बेस पर और ऑक्सीजन आयन के बेस पर यह शामिल है कि किसमें हाइड्रोजन आयन का त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, या किसमें ऑक्सीजन आयन का त्याग किया जाता है या ऑक्सीजन आयन को ग्रहण किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझना है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने यानी कि रिसीव करने या डोनेट करने के आधार पर आपको समझना है। पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के बेस पर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन किसमें त्यागे जाते हैं और किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो बच्चों, आप इस चीज को ध्यान रखें
कि रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिसीव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है। आप इस पॉइंट से ध्यान रखेंगे, आर फॉर रिडक्शन और आर फॉर रिसीव। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन किसमें रिसीव किए जाते हैं, रिसीव मतलब ग्रहण, और किसमें। अब इसके विपरीत है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इलेक्ट्रॉन, इसके विपरीत क्या होगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डोनेट किए जाते हैं। आप एक ध्यान रखेंगे, आर फॉर रिसीव, आर फॉर रिडक्शन, तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। और इस पूरे चैप्टर के लिए इस बेस को मजबूत रखना काफी जरूरी है बच्चों। मुझे आशा है कि इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस पॉइंट को एक और भी विस्तृत रूप से समझने के लिए आप ध्यान दें कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की बात क्यों आती है। तो मैं इस पॉइंट को हटा रहे हैं, आप देखिए, ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, आवर्त सारणी में दो प्रकार के तत्व आप देखे हैं, एक होता है मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल के अंतर्गत जैसे सोडियम है और नॉन मेटल के अंदर क्लोरीन। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, परमाणु संख्या क्या है इसका 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होगा 2, 8, 1, और इसका क्या होगा 17, इसका एटॉमिक नंबर है। और इसका हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका होगा 2, 8, 7। और आप जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिसीव करके या डोनेट करके, यानी ग्रहण करके या त्याग करके, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। जैसा कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ये ग्रहण करेगा। ये यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी त्याग कर देगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। यही अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी प्रोसेस जारी करते हैं। ये आसानी से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि त्याग किया, ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। ध्यान दे बच्चों, अभी जस्ट इसके पहले मैं कहा था, जब ये त्याग किया तो ये क्या हुआ, त्याग करने का मतलब डोनेट किया, और डोनेट किया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसने क्या किया, ग्रहण किया, और ग्रहण किया यानी रिसीव किया। आप ये मत सोच लेना कि पहले मैं इधर लिखा था रिडक्शन और इधर लिखा था ऑक्सीडेशन, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इस पर ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन कौन त्याग कर रहा है, जो त्याग करेगा, डोनेट करेगा, वो हो गया ऑक्सीडेशन, और जो रिसीव किया वो हो गया रिडक्शन। ये तो मैं एग्जांपल दिया, लेकिन इसके अलावा कई सारे जो भी इस चैप्टर में उपयोग है, इसका है भी नहीं, जिंक का है, कॉपर का है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन वो अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं, आर फॉर रिडक्शन और आर फॉर रिसीव करना। रिसीव मतलब ग्रहण करना। और एक पता चल गया तो डोनेट यानी कि त्यागी किस में जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन में। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरी तरफ, जो कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं कि इस चैप्टर को, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। यदि हम उसको अच्छे से समझ जाएं तो उसका रिएक्शन भी आसानी से पता चलने लगता है और कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैद्युत रसायन में प्रयुक्त
कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, और हमारा फर्स्ट शब्द है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। अपघट्य मतलब विघटित होना, टूटना, और इसका इंग्लिश शब्द भी है लाइट। लाइट शब्द जो बना है वो लाइसिस से बना हुआ है। लाइसिस मतलब ब्रेक होना, तोड़ना। आप देख रहे हैं वैसे पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था में धारा प्रवाहित की जाए, द्रवित अवस्था में, आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, द्रवित अवस्था, लिक्विड फॉर्म में ही वो आयनों में वियोजित होगा। जैसा कि वैसे पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में अपघटित हो जाता है, तो उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे कि नमक का जलीय विलयन में यदि करंट हम फ्लो करें, NaCl में यदि हम करंट फ्लो करें, तो आपको पता है कि ये आयनों में टूटेगा। किस किस आयनों में? तो Na+ और Cl-। इसी के कारण आप पहले देखे होंगे घरों में जब अर्थिंग दिए जाते थे, कभी कम वोल्टेज प्राप्त होता था, तो आप नमक का घोल डालते थे। चीनी का घोल क्यों नहीं डालते थे? क्योंकि चीनी जो है वैद्युत अनअपघट्य है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनों में टूटेगा नहीं, और जब आयनों में टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन का वो उसमें आवागमन नहीं होगा और करंट का फ्लो नहीं होगा। तो वैद्युत अपघट्य के बारे में समझना काफी आवश्यक है। वैद्युत अपघट्य को यदि देखा जाए तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आयनों में तो वियोजित हो गए, लेकिन क्या सभी का वियोजित होने का प्रॉपर्टीज एक समान है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। कुछ आयन ऐसे होते हैं कि वो पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, यानी कि पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। और इस आधार पर ये दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? आप ध्यान से सुनना। वैसे वैद्युत अपघट्य जिसके द्रवित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाता है, पूर्णतः, आंशिक रूप से नहीं, पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे कि आप अभी जो मैं एग्जांपल दिया था, NaCl के जलीय विलयन में यदि धारा प्रवाहित किया जाए तो ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, Na+ और Cl-। क्या आप इसके अलावा भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अलावा KCl भी है, KCl भी है, ये K+ और Cl-। आपको बता दें, प्रायः यह देखा गया है कि जितने भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं वो भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे H2SO4 भी है, 2H+ और SO4- में वो वियोजित होता है, और वो भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है। इसके अलावा जो दूसरा वैद्युत अपघट्य है वो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। कौन से बच्चों? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। आप उसके डिफिनीशन अभी समझ गए होंगे। यदि प्रबल वैद्युत अपघट्य आपके माइंड में होगा तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य अपने आप इसका डिफिनीशन आप बता सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वैसे वैद्युत अपघट्य जिसके द्रवित अवस्था में धारा प्रवाहित की जाए
तो वह आंशिक रूप से आयनों में विघटित होता है। आंशिक रूप से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंशिक रूप से। और इस चैप्टर में उसका उपयोग आएगा। जैसे ही कोलराउस नियम पढ़ेंगे वहां पे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ही बात आएगी और प्रबल वैद्युत अपघट्य का भी आएगा। जब सेल पढ़ेंगे तो प्रबल वैद्युत अपघट्य भी आएगा, कहीं कहीं पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य आता है और आपको जानना बहुत जरूरी है। और जिस वैद्युत अपघट्य का बार बार नाम आएगा वो है एसिटिक एसिड। आप ध्यान रखना, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करें तो ये वियोजित होता है CH3COO- प्लस H आयन। आप देख रहे हैं बच्चों, आपको कैसे पता है कि यह दुर्बल वैद्युत अपघट्य है? ऐसा इसलिए भी है, आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि यह प्रबल वैद्युत अपघट्य है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन वियोजित हुआ है, तो क्या इसमें और हाइड्रोजन नहीं है? आप देख रहे हैं कि यहां पर है, लेकिन वो किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। इसमें और भी अधिक परमाणु है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, लेकिन वो सभी वियोजित नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। और ये क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। इसके अलावा वैद्युत अपघट्य, फर्स्ट पॉइंट पर हम देखें कि वैद्युत अपघट्य, दूसरा हम महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अनअपघट्य यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि वैसे पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में अपघटित हो जाता है। इसमें क्या होगा? जो आयनों में अपघटित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, आंशिक रूप से भी नहीं होता है, तो वो कहलाता है वैद्युत अनअपघट्य। क्या कोई बता सकते हैं? कोई ऐसे एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा है कि कोई वैद्युत अनअपघट्य है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं शुरू में ही नाम लिया था, चीनी, सुक्रोज। आप अर्थिंग जब वोल्टेज कम मिलता है तो आप नमक का घोल डालते हैं। क्या इसलिए डालते हैं कि वो सस्ता है, चीनी महंगा है? नहीं बच्चों, वो आयनों में वियोजित नहीं होता है। चीनी, सुक्रोज, उसके अलावा ग्लूकोज, यूरिया, जो भी है। जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसके अलावा कौन सा है? यूरिया, NH2CONH2। इसके अलावा क्या है? और भी आपके कोई ग्लूकोज, C6H12O6। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा तो उसमें हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उसमें बहुत कम ही है कि वो आयनों में वियोजित होते हैं, वो अनवियोजित होने वाले होते हैं, यानी कि वो वियोजित नहीं होते। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो हम लोग देखें, वो है इलेक्ट्रोड। तो चलिए बच्चों, हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। जो अगला शब्द है वो है इलेक्ट्रोड। तीसरा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोड के नाम सुने होंगे, सुने क्या? सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? आप किसी भी सेल को देखें, जैसे कि मैं यहां पर एक अनप्रिपेयर्ड सेल लिए हैं जो कि पूर्णतः अभी तैयार नहीं है। इसमें जो आपको दो प्लेट दिखाई देते हैं, जो धातु की प्लेट दिखाई देता है, या इसमें जो दो तार होते हैं, जिसमें आप घर के इन्वर्टर में भी होगा, आपके जो भी हम सेल देखते हैं उसमें दो प्रकार के धातु की प्लेट या तारे होती है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसमें आप ये भी जानते हैं एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव होता है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है
एनोड और कैथोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और दूसरा कैथोड। क्या बता सकते हैं कि एनोड और कैथोड क्या है? किसे कहते हैं एनोड और कैथोड? क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है? आपके मन में जरूर ये प्रश्न आ रहा होगा। कोई सोच रहा होगा कि एनोड धन ध्रुव है, कैथोड ऋण ध्रुव है। कोई सोच रहा होगा कि एनोड ऋण ध्रुव है, कैथोड धन ध्रुव है। एनोड और कैथोड को धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के आधार पे नहीं डिफाइन किया जा सकता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि एनोड धन ध्रुव है तो भी सही है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि वो ऋण ध्रुव है तो भी वो सही है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो दो प्रकार के सेल आपको महत्वपूर्ण पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो धन ध्रुव होता है और वहीं वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। क्लियर है बच्चों? वहीं कैथोड इसके जस्ट उल्टा है। तो निश्चित रूप से इसको धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के आधार पर नहीं बताया जा सकता है। तो किस आधार पर इसको हम समझते हैं? चलिए, एनोड जो होता है इस पर निश्चित रूप से एक रिएक्शन होता है जो कि कांस्टेंट है, चाहे वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वैद्युत यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल हो, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल हो। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। और आपको जस्ट अभी इंट्रोडक्शन के शुरू में ही बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात जिससे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वह एनोड कहलाता है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्लियर है बच्चों? और कैथोड जस्ट इसके उल्टा, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन अभिक्रिया होती है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया होती है, वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? कैथोड। इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी कि रिसीव। बहुत एक कभी न भूलने वाला, अब यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप यहां पर ध्यान दें कि कैसे आपको पता चलेगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन है, कहीं ये आगे चलकर कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान रखें। आप दोनों का फर्स्ट लेटर देखें, एनोड में ए है और ऑक्सीडेशन में वो है, जो कि दोनों वॉवेल हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत एक छोटा सा ट्रिक है। ए फॉर एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन, दोनों वॉवेल एक जाति का है, इसलिए आप मैच कर देंगे रीजनिंग के अनुसार। रीजनिंग आप जानते होंगे, इतना तो आप मैच कर ही सकते हैं। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और वहीं आप कैथोड देखें तो यहां पर सी है और यहां पे आर है, दोनों कंसोनेंट है। आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो रिडक्शन। तो बच्चों, आज के इंट्रोडक्शन क्लास में आज इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में दूंगा।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे कि अगला जो वीडियो है आपको तक मिल जाएगा। और लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर आप इसके अनुसार नोट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।